आज हम बात करेंगे टॉप 5 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम। भारत में ऐसे कौन से टॉप 5 ऐसे टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं जो कि हमको अपने इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। देखो होता क्या है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट में जो पैसा डालते हैं, बड़ी मेहनत से हम पैसा कमा के लाते हैं भैया, और वो पैसा पर हमको टैक्स देना पड़े तो दुख होता है, दर्द होता है। हालांकि वो भी जरूरी है, देश उसी से चलता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा टैक्स जितना ज्यादा हो सके बच जाए। और आईटीआर भरने के टाइम पे हमको बताना पड़े भैया यहाँ हमारा टैक्स बच रहा है, या सीए हमको बता के दे तुमने जो ये इन्वेस्टमेंट किए थे ना, तुम्हारा इसकी वजह से टैक्स बच रहा है। तो कौन से 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जहां हमारा टैक्स बचता है। पहले 3 सेक्शन जरूर समझ लीजिए। एक सेक्शन है एटीसी। एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी पे छूट होता है। मतलब सालाना आपका जहां से भी इन्वेस्टमेंट से जो भी कमाई हो रही है वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आमदनी पर ही टैक्स में छूट मिलती है। उससे ऊपर की आमदनी में किसी तरह का टैक्स छूट नहीं मिलता। मैं रिपीट करता रहूंगा, इसको टेंशन ना लेना, अभी बताऊंगा और डिटेल में। दूसरा है एटीसीसीडी 1B बोनस। सिर्फ एनपीएस में एटीसी के ऊपर एक्स्ट्रा 50,000 की छूट मिलती है। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं, रुको। नया रिजीम जो है, एक ओल्ड रिजीम होता है, एक न्यू रिजीम होता है। तो नए रिजीम में सेक्शन एटीसी सेक्शन एटीसीसीडी 1B बंद हो चुका है, पर एनपीएस का एम्प्लॉयर हिस्सा फिर भी चलता है। ये तीनों हो सकता है नहीं समझ में आया हो तो टेंशन मत लेना, अभी समझा दूंगा। आओ आगे। तो जो 5 हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला और सबसे टॉप क्लास का है ईएलएसएस, इक्विटी टैक्स फंड। ये क्या होता है? म्यूचुअल फंड है। जो आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो म्यूचुअल फंड में भी कैटेगरी होती है। एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें आपको टैक्स लगता है, एक होते हैं इक्विटी टैक्स फंड, मतलब ईएलएसएस बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इसमें जो आप पैसा डालते हो ना, जितने भी रुपए की आप एसआईपी कर रहे हो, वो उस रुपए पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं लगता। मान लो आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो। अब 20 लाख रुपए कमा रहे हो तो उस पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना, स्लैब के अकॉर्डिंग। लेकिन 20 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए आप ईएलएसएस में डाल रहे हो, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड में आप डाल रहे हो। तो जो 1.5 लाख रुपए आप उसमें डाल रहे हो, उस 1.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अब जो आपको टैक्स देना है 18.5 लाख के हिसाब से 18.5 लाख पर पड़ेगा। वो 1.5 लाख रुपए मुक्त हो गया, उस 1.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो तब जब वो 1.5 लाख रुपए इसमें साल का जा रहा है। तब क्या होता है ये देखो 3 साल का, लेकिन इसमें लॉक इन होता है। 3 साल से पहले आप पैसा नहीं लगा सकते। एटीसी में इसका कैलकुलेट होगा, मतलब एटीसी में इसको छूट मिलता है आपको। इधर हो जाता हूं मैं। इक्विटी ग्रोथ बेसिकली लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा ग्रोथ की क्षमता ये रखता है, क्योंकि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। एटीसी में 1.5 लाख तक की छूट मिलती है आप जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे, जैसा मैंने बताया आपको। एसआईपी 500 रुपए से शुरू हो जाती है, ऊपरी सीमा कुछ नहीं है। आप कितना भी रुपया एसआईपी में डाल सकते हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। लेकिन क्या सारे पैसे पर टैक्स की छूट मिलेगी? नहीं। एटीसी के तहत मैक्सिमम सीमा टैक्स की 1.5 लाख रुपए है साल की, महीने की नहीं, साल की। ठीक। नुकसान क्या है? मार्केट लिंक्ड है। स्टॉक मार्केट में तो रिटर्न गारंटी नहीं है। रिटर्न कितना भी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। इक्विटी का जोखिम इसके साथ रहेगा भैया। धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। अब टैक्स की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। आप जो भी जमा करोगे उस जमा एटीसी में, अच्छा पुराने रिजिम में अगर आप हो तो नए रिजिम वालों को कुछ नहीं मिलेगा। पुराने रिजिम में अगर आप टैक्स फाइल करते हो, आईटीआर भरते हो, तो आप जो भी पैसा जमा करोगे उस पे एटीसी के तहत छूट मिलेगी आपको। सीमा कितनी है? 1.5 लाख। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उससे जो गेन होगा, उससे जो कमाई होगा, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स की छूट मिलेगी, नहीं। उसका रूल सेम है सबके लिए। उसका रूल है सर, अगर आप एलटीसीजी में आते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 साल बाद आपको लगता है। अगर 1.25 लाख रुपए तक का आपका गेन हुआ है साल का, 1 साल तक, वो तो टैक्स फ्री है 1.25 लाख तक। लेकिन 1.25 लाख से ऊपर जो भी आपने गेन किया है, लेट्स सपोज आपने 1.5 लाख का गेन कर लिया, तो जो 1.25 लाख से ऊपर कितना, वो 25,000 ना, उस 25,000 पर आपको टैक्स लग जाएगा एलटीसीजी। ठीक है, यानी कि 12.5% बिना इंडेक्सेशन के लगता है। एसआईपी की हर किस्त अलग अलग 3 साल के लिए लॉक हो जाएगी। जो भी पैसा आप डालते चले जाओगे वो 3 साल के लिए लॉक रहेगा भैया। ये होता है ईएलएसएस। समझा पाया क्या मेरा राहुल? पूरा क्लियर हो गया? ठीक है। अब आओ नेक्स्ट। क्षमता मैंने 12% लिख दिया है, क्षमता, कैपेसिटी म्यूचुअल फंड में। उसके बाद है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये फिक्स है, इसकी क्षमता नहीं है 7%, ये फिक्स है। पहले दिन से आपको पता है 7.1% अभी रेट चल रहा है, तो वो मिलेगा। फायदे क्या है? ट्रिपल ई, रिटर्न पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। देखो होता क्या है, इन्वेस्टमेंट में ना 3 चीजें होती हैं। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आप डाल रहे हो, दूसरा उससे कमाया हुआ ब्याज, तीसरा मैच्योरिटी अमाउंट, जो मैच्योरिटी पर पूरा पैसा ब्याज सहित और आपका इन्वेस्टमेंट सब एक साथ मिलता है। 3 चीजें होती है, और तीनों अगर टैक्स फ्री हो जाए किसी भी एसेट में तो उसको हम कहते हैं ईईई। तीनों बहुत रेयर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें तीनों पर टैक्स छूट मिले। पीपीएफ तीनों पर टैक्स छूट देता है आपको, लेकिन हाँ कंडीशन इसकी है कि 15 साल का लॉक इन है। 15 साल तक भूल जाना पैसा डाल करके। ठीक। सरकारी गारंटी है, रिस्क किसी भी तरह का नहीं है। पहले दिन से आपको पता है कि 7.1% मिलना है भैया, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता उसमें। लॉक इन लंबा है 15 साल का,
सालाना सिर्फ 1.5 लाख तक इसमें डाल सकते हैं, इसकी सीमा है, इससे ऊपर का आप नहीं डाल सकते हो। अदरवाइज फायदे बहुत है ना भैया, ट्रिपल ई टैक्स फ्री मिल रहा है आपको, गारंटीड इनकम मिल रहा है, रिस्क जीरो है, तो अब बड़े बड़े आदमी तो खूब पैसा इसमें डालेंगे। तो इसलिए सरकार ने बोला भैया अमीरों के लिए स्कीम नहीं है, मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना है उनको ही करें, और सीमा लगा तो 1.5 लाख से ऊपर नहीं चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट, तो 1.5 लाख तक की सीमा है इसमें। इसमें जो 1.5 लाख साल का है तो 15 साल का जो लॉक इन है, हाँ। साल मैंने जो करा वो 15 साल के लॉक हुआ। हाँ बिल्कुल सही। फिर वो दोबारा 15 साल। नहीं 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 नहीं, अच्छा मैं बता देता हूं, पीछे जो हमारे भैया बैठे हैं उनका सवाल ये है कि इस साल अगर हमने 1.5 लाख रुपए डाला, वो 15 साल के लिए लॉक हो गया, अगले साल जो 1.5 लाख डालेंगे वो उसके अगले 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा। तो भैया इसे 15-15 करते हुए जो आखिरी 15वां साल आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कब जाके छूटेगा वो? तो ऐसा नहीं होता, ये होता है जिस दिन से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करा है, जिस दिन से आपका ये पीपीएफ अकाउंट खुला है, उस दिन से 15 साल। ठीक है, उस दिन से 15 साल। उस दिन से तो 15 साल हो गया। हाँ। वो इस साल के लिए हो गया। हाँ। 2026 की जो आएगी 15 साल बाद आएगी। लेकिन 27 में मैंने जो डाला वो जो आएगा वो 15 साल कौन से वाले में? 26 वाले 15 साल मतलब ये ऐड ऑन होगा या नहीं होगा? ओ समझ गए आपका सवाल। मान लो 2026 में किसी ने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और 2026 में 1.5 लाख रुपए डाला, तो 2026 से 15 साल बाद मैच्योरिटी होगी। और अगर 2027 में भी 1.5 लाख डाला उसी पीपीएफ अकाउंट में, तो 2027 से 15 साल अगला फिर काउंट होगा। अच्छा, किसी ने 2030 में भी डाला 1.5 लाख रुपए उसी अकाउंट में, सेम ही अकाउंट में, तो 2030 से 15 साल काउंट होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट से 15 साल काउंट नहीं होता, आपके अकाउंट ओपनिंग से 15 साल काउंट होता है। अगर 2026 में अकाउंट खोला है आपने, तो 2026 हो गया भैया, इस दिन से अब 15 साल काउंट होगा। अब 2026 से 15 साल कब हो रहा है? 2041 हो रहा है क्या? 2041 हो रहा है, तो 2040 में भी अगर आप 1.5 लाख डालोगे ना, तो 2041 में ही मैच्योर होगा। 2040 वाले के लिए फिर अगला 15 साल वेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। हाँ, इस साल मैंने जो 1.5 लाख डाला उसमें तो 7.1 मिल गया, अगले साल मैंने फिर दोबारा अगर 1.5 लाख डाला तो 7.1 फिर से, मतलब टोटल मेरे 3 लाख हो गए उसमें रखे हुए। तो ऐसे करते करते अगर मैं 2040 तक भी अगर जो 1.5 लाख डाल रहा हूँ उस पर भी 7.1 मिलेगा। हाँ देखो यहां पर सवाल ये है इनका कि इस साल मैंने अपने पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख डाला, तो 1.5 लाख पर मैंने 7.1% ले लिया। अगले साल भी जब 1.5 लाख डालूंगा तो अगले साल 1.5 नया और मेरा पुराना 1.5 वो भी पड़ा है, तो 3 लाख हो गया। तो अगले साल क्या 3 लाख पर 7.1% मिलेगा, या अगले साल जो नया 1.5 डाला है उसी पर 7.1 मिलेगा, और पुराने वाले 1.5 पर हमने 7 ले लिया तो उस पर नहीं मिलेगा? सवाल ये है ना। हाँ, तो इस सवाल का जवाब ये है कि सर होता क्या है कि आपके पीपीएफ अकाउंट में जितना पैसा रखा हुआ है उस वक्त, जितना पैसा चाहे वो सालों से चलता आ रहा हो, जितना पैसा उस वक्त पड़ा है उस साल पर 7% मिलेगा। तो अगले साल आपके अकाउंट में टोटल 3 लाख होंगे तो उस 3 पर 7% मिलेगा, 7.1। और उसके अगले साल भी अगर आप 1.5 लाख डालोगे तो 4.5 लाख जो हो जाएगा वो 4.5 लाख पर 7.1% मिलेगा। कंपाउंडिंग इसी को तो कहते हैं, इसी का फायदा ब्याज पे ब्याज का फायदा मिलेगा भैया। ठीक है, तो ये चीज बेहतरीन है, मोटा मोटी बताने का मतलब ये है भैया। अच्छा, लेकिन इसमें सरकार ने एक रियायत दी है कि 15 साल का लॉक इन भले ही है, लेकिन आप कुछ पार्शियल विड्रॉल 5 साल के बाद कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको 50 तरह के रीजन देने पड़ते हैं। जो पार्शियल विड्रॉल कर रहे हो क्यों निकाल रहे हो हैं, ठीक है, ऐसा करके सरकार पूछेगी आपसे। टैक्स की बात करो तो एटीसी में आप जो भी पैसा आप जमा कर रहे हो 1.5 लाख तक सालाना मैक्स बात करता हूं आपको, उस पर आपको छूट मिलता है। अच्छा, एक चीज आपको रिपीट बता दूं, यहां पर ऐसा नहीं है कि ईएलएसएस का 1.5 लाख अलग है एटीसी में छूट लेने के लिए, इसका 1.5 लाख अलग है एटीसी में छूट लेने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आपके पैन कार्ड पर एटीसी पर टोटल 1.5 लाख की लिमिट है। अगर वो 1.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई मान लो पीपीएफ में ही, तो आपको बाकियों पर कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1.5 लाख टोटल है, 1.5 लाख पर इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं समझिएगा, 1.5 लाख आपके पर पैन कार्ड है, पर आदमी है वो। ठीक, ब्याज जो मिलेगा वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है, जो मैच्योरिटी मिलेगा वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री मिलेगा, और नए रिजिम में भी ब्याज टैक्स फ्री होता है। ब्याज की बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के ये ट्रिपल ई भैया एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये पीपीएफ सरकारी गारंटी के साथ। उसके बाद आता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट के लिए। ये एटीसी के ऊपर एक्स्ट्रा 50,000 की अनोखी छूट इसमें मिलती है। समझाता हूं क्या बात है। सबसे पहले फायदे समझो। फायदे ये है कि एटीसीसीडी 1B में एक्स्ट्रा 50,000 की छूट, आ रहा हूं इस पर, इधर आता हूं मैं। टोटल 2 लाख तक डिडक्शन पॉसिबल है यहां पे। मार्केट लिंक्ड 9 से 12% क्षमता होती है। एम्प्लॉयर का हिस्सा नए रिजिम में भी टैक्स फ्री है। देखो एनपीएस क्या होता है, जब आप एनपीएस खरीदते हो ना तो आप पेंशन के लिए खरीद रहे हो ऑफकोर्स, और 60 साल का इसमें लॉक इन होता है। मतलब 60 साल का मतलब आपकी एज का 60 साल, ऐसा नहीं कि आज इसे 60 साल, उम्र के 60 साल तक ये लॉक होता है। और पर्पस ये होता है कि रिटायर जब हो जाएं उसके बाद कुछ महीने कुछ मंथली इनकम आती रहे, यही पर्पस होता है एनपीएस का। तो जब आप एनपीएस चुन रहे होते हो ना, तो चुनने के टाइम पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में डलवाना चाहते हो, कितना सरकारी बॉन्ड या फिक्स एसेट में डालना चाहते हो जहां से फिक्स रिटर्न मिले।
तो वो परसेंटेज आप चूज करते हो। तो जितना पैसा मार्केट लिंक्ड वाले में जाता है, उस मार्केट लिंक्ड वाले पर 9 से 12% की क्षमता लिखी गई है। कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। लेकिन जो फिक्स वाले में गया जितना परसेंटेज, लेट्स सपोज आपने बोला कि 60% भैया फिक्स्ड वाले पे डालो, 40% मार्केट लिंक्ड वाले पे डाल दो, तो 40% आपका जो पैसा बनेगा टोटल एनपीएस में उस वक्त, वो मार्केट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा और 60% फिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक, 40% से एन्युटी लेना जरूरी होता है। कहने का मतलब जो आपका एनपीएस मैच्योर हो जाता है, उसका 60% पैसा आप कह सकते हो भैया हमको एक साथ अभी कभी दे दो, लेकिन जो 40% पैसा होता है वो किसी ऐसी जगह लगाना जरूरी होता है कि महीने का आपको पेंशन आता रहे। ठीक है, एन्युटी की पेंशन टैक्सेबल होती है, मतलब जो पेंशन आप कमाओगे हर महीने उस वक्त वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन जो 60% पैसा आप एक साथ ले लोगे वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। ठीक है, बाजार जोखिम मौजूद। क्यों बाजार जोखिम मौजूद? जो पैसा आपका मार्केट लिंक्ड वाले में जाएगा वो जोखिम के अधीन है भैया। टैक्स की बात करो तो 80CCD 1+1B ओल्ड रिजीम के तहत आपको टैक्स छूट मिलता है। मैच्योरिटी पे 60% लमसम टैक्स फ्री होता है। लमसम का मतलब हल्का फल्का कुछ लगता है, लेकिन मोटा मोटी आप मान लो कि ये 60% टैक्स फ्री होता है। 40% एन्युटी पेंशन टैक्सेबल, मतलब जो 40% एन्युटी का मतलब उस जगह पर जाएगा जहां से आपका पेंशन आएगा, तो पेंशन पर लगेगा टैक्स। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है एम्प्लॉयर, नए रिजीम में भी है। ये एनपीएस इकलौता ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो नए रिजीम में भी एप्लीकेबल है भैया। यहां पर आप भी नए रिजीम में भी आपको टैक्स छूट मिलता है। उसके बाद SSY सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बाद मैंने बहुत बार की है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये। फायदे ये है कि आप सिर्फ बेटी के नाम पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बेटी के लिए ये इन्वेस्टमेंट होता है। 8.2 मिलता है, सबसे हाईएस्ट रिटर्न है सरकारी स्कीम में, हाईएस्ट। और उस हाईएस्ट रिटर्न के ऊपर टॉपअप ये है कि ट्रिपल एग्जेम्प्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट पर भी छूट, ब्याज पर भी छूट, मैच्योरिटी अमाउंट पर भी छूट, और हाईएस्ट रिटर्न 8.2। तो ये बेहतरीन स्कीम है। बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए ये इन्वेस्टमेंट होता है। एटीसी में 1.5 लाख तक की छूट यहां भी है भैया, सरकारी गारंटी है, पूरी तरीके से सुरक्षा मिलती है आपको। नुकसान क्या है कि बेटी सिर्फ 10 साल से कम उम्र की होनी चाहिए, ऊपर की उम्र की है तो फिर मुश्किल है, नहीं मिलेगा। बहुत लंबा 21 साल तक मैच्योरिटी होती है, मतलब बेटी की 21 साल। सालाना 1.5 लाख की सीमा है, अधिकतम 2 बेटियों तक। अगर 3 बेटी है तो फिर ये तीसरी बेटी के लिए नहीं है। टैक्स जमा पर आपको छूट मिलता है, ब्याज पर टैक्स छूट मिलता है, मैच्योरिटी पर छूट मिलता है, यानी कि EEE जो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद पांचवा है टैक्स सेवर एफडी। टैक्स सेवर एफडी एक ऐसा एफडी जो टैक्स सेव करता है। टैक्स सेव का मतलब टैक्स सेवर एफडी, जो पैसा आप एफडी में डाल रहे हो उस पैसे पर टैक्स छूट मिलता है आपको। ब्याज आसान है, कोई मार्केट का जोखिम नहीं है भैया, पहले से फिक्स ब्याज आपको मिलता है 6%, 7%, जितना भी आप जिस भी बैंक में कर रहे हो उस बैंक के अलग अलग होते हैं। एटीसी में यहां भी 1.5 लाख तक की छूट होती है, बैंक में 5 मिनट में शुरू हो जाता है, या तो ऑनलाइन कर लो या ऑफलाइन कर लो, कैसे भी कर लो। नुकसान क्या है? 5 साल का लॉक इन। भैया टैक्स में छूट चाहिए तो कुछ पैसा तो परमानेंट आपको छोड़ना पड़ेगा। परमानेंट कहने का मतलब बताना पड़ेगा आप इतने पीरियड से पहले हम नहीं निकालेंगे बैंक से, तो 5 साल का लॉकिंग होता है, बीच में आप तोड़ नहीं सकते। ब्याज जो आप कमाओगे वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा, टैक्स लगेगा ब्याज पर। किस पर टैक्स नहीं लगता? जो हम जमा करते हैं। जो कमाओगे ब्याज उस पर लगता है टैक्स। जो हम जमा करते हैं कितना मैक्सिमम? 1.5 लाख की लिमिट है सालाना, लेकिन 1.5 लाख की लिमिट के बारे में मैंने बताया, वो पर पैन कार्ड पर आदमी है, पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो आम एफडी जैसी लिक्विडिटी नहीं है, कहने का मतलब कभी भी नहीं तोड़ सकते आप। इमरजेंसी फंड के लिए ये वाला एफडी नहीं होता है, ये एफडी इन्वेस्टमेंट के लिए है, टैक्स बचाने के लिए है। जमा पर एटीसी में ब्याज स्लैब के अकॉर्डिंग पूरा टैक्सेबल होता है। टीडीएस 50,000 के पार अगर इसके ऊपर है तो लगता है टीडीएस आपको। बचत तो हुई पर रिटर्न पे टैक्स लगता है, रिटर्न पे लगेगा टैक्स। ठीक है भैया, तो ये 5 टैक्स सेवर एफडी 5 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम थे। एक बार समराइज कर देता हूं इधर से हट करके, मैं थोड़ा सा बोर्ड से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच के देख लो, पॉज कर लो वीडियो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ELSS 3 साल का लॉक इन, 12%, जोखिम बहुत बड़ा है, ये 12% की क्षमता फिक्स नहीं है क्योंकि मार्केट में जा रहा है। ये सब मैंने मतलब सारा कुछ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, तो आप एक बार इसकी फोटो ले लो भैया, आपको याद रह जाएगा। और कुछ कंफ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना और अच्छे समझ में आ जाएगा। इतना अच्छा समझाता हूं भैया, कैसे नहीं समझ में आएगा। और आप भी कहते हो कि बेहतरीन समझाते हो सर आप। तो भैया कुल मिलाकर के बात क्या है, असल में कितना टैक्स बचता है? 1.5 लाख तक एटीसी की सीमा है, ये शुरुआत में मैंने बताया था, उसी को रिपीट कर रहा हूं। 46,800 एटीसी से सालाना बचत हो जाती है, मतलब 1.5 लाख के हिसाब से। एनपीएस एक्स्ट्रा छूट 50,000, अधिकतम बचत 62,400 हो सकती है इसमें। तो भैया कोई सवाल हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और बेहतरीन तरीके से अगर समझाया तो हमको ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इस तरीके से कोई बताया नहीं आज तक। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आप हर साल टैक्स भरते भरते परेशान हो जाते हैं और जानना चाहते हैं कि कानून के दायरे में रहकर टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में सागर सिन्हा सर ने हमें 100% लीगल टैक्स सेविंग के 5 ऐसे शानदार तरीके बताए हैं जिनकी मदद से आप अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स का बोझ
कम कर सकते हैं। ये सभी तरीके पूरी तरह कानूनी हैं और सही फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि टैक्स बचाने के कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और कैसे सही समय पर सही फैसला लेकर आप हर साल अच्छी खासी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या अपनी कमाई को समझदारी से मैनेज करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि इन 5 तरीकों में से कोई एक तरीका आपकी हजारों रुपए की टैक्स की बचत करवा दे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और ऐसे ही फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट से जुड़ी शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।